लास्ट क्लास मैंने कुछ होम असाइनमेंट्स दिए थे, तो ये उनके आंसर हैं। डाउट है तो बताइए, मैं डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स की क्लास में। सर 61 नंबर में मेरे को प्रॉब्लम था। 61 नंबर। ठीक है ईशा। और कोई? नहीं। ओके। 61 नंबर। ओके, क्वेश्चन को समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमको दिया हुआ है, और हमको एक सरफेस एरिया है जो पैरेलल टू वाईजेड प्लेन है। तो अगर आप किसी चीज को वाईजेड प्लेन में रखेंगे तो उसका एक एक्सिस वाई होगा और एक एक्सिस जेड होगा। तो कहने से उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आई डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो। इससे अग्री करते हो? यस सर। इसका मतलब है कि हम एरिया वेक्टर को मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन 0.4 आई कैप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। और हम फील्ड को वेक्टर में लिख सकते हैं। फील्ड देख के बताइए कैसा फील्ड है। वेरिएबल है कि कांस्टेंट? वेरिएबल है सर। एक बार ध्यान से देखो। कोई भी नेवर चीज माइंड सर, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है फील्ड, तो आपको याद होगा फ्लक्स हम लिख पाते थे ई डॉट ए। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ता था। तो यहाँ तो कांस्टेंट है। जब आप इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप से मल्टीप्लाई होगा। और जे कैप के लिए तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो जीरो इंटू दैट विल बी जीरो। इसका मतलब है ई नॉट का वैल्यू पुट करते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 16 इंटू 2 इंटू 100 बाई 5। ये कट के बनेगा 20। ये बनेगा 640। ठीक है। तो मेन ये इंपॉर्टेंट है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर हो ये अपने को समझ में आना चाहिए। अभी क्लियर है ईशा? यस सर। चलिए, लेट्स कंटिन्यू बैक ऑन गॉस लॉ। लास्ट क्लास हमने सबके वजह से फील्ड पैटर्न्स कैलकुलेट किए थे। ठीक है। आज हम लोग फील्ड पैटर्न के बाद पोटेंशियल का पैटर्न कैलकुलेट करेंगे। एंड इवन बिफोर दैट, लेट्स टॉक अबाउट फील्ड इनसाइड a uniformly charged solid sphere। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, बट इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर एक यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड चार्ज है और उससे आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है, एंड लेट्स से चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। इस पी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होती है? फील्ड की वैल्यू लास्ट क्लास डिराइव किया हमने। इनसाइड पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू के क्यू स्मॉल आर बाई आर स्क्वायर। परफेक्ट। के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब इनफैक्ट है।
आर क्यूब। यस सर, आर क्यूब। ठीक है। सो के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब। ओके। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ऐसा कर सकता हूं कि टोटल चार्ज को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस सर। तो अब यहाँ से देखिए 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब कैंसल आउट कर जाएगा। तो आप फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको वेक्टर बनाना चाहूँ तो मैं इसको आर के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि फील्ड तो इधर ही है ना। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो कहेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, रो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन। सही चल रहा है। यस सर। अच्छा, जब इसमें आप रो को पुट करेंगे तो विथ साइन की विदाउट साइन, रो कैसे पुट होगा, विथ साइन की विदाउट साइन। सर विथ साइन। जब भी मैंने आपको बताया कि वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो चार्ज या चार्ज डेंसिटीज हमेशा विथ साइन पुट होंगे। जब भी आप वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे चार्ज या चार्ज डेंसिटी हमेशा विथ साइन पुट होगा। तो विथ साइन। ओके। अब आता है इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, फील्ड विथ और फील्ड इन सिस्टम्स विथ कैविटी। फील्ड इन सिस्टम्स विथ कैविटी। अब मान लीजिए ये पूरा चार्ज है, और यहाँ पे कैविटी। ये ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर है और हमें इस पी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है, जो कि लेट्स से सेंटर से 3 आर के डिस्टेंस पर है। इनफैक्ट हाँ, 3 आर के डिस्टेंस पर है। इस स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी रो है और इसका रेडियस 2 आर है। और हमें इस पी पॉइंट पे फील्ड खोजना है। फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी। क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये दो सिस्टम से मिलके बना है? ध्यान देना मेरे दो सिस्टम्स को।
मैंने क्या किया, जो कैविटी था उसको मान लिया कि उसमें प्लस रो भी है और माइनस रो भी है, ऐसा मान सकता हूँ कि ये सवाल। कैविटी में कोई चार्ज नहीं है तो मान सकता हूँ जितना पॉजिटिव डेंसिटी उतना ही नेगेटिव डेंसिटी। कोई दिक्कत इस बात से? नो सर। जो पॉजिटिव डेंसिटी है वो बाकी पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके एक सिंगल स्फीयर बन गया, और जो माइनस डेंसिटी बचा था वो यहाँ पे इंडिविजुअल दिखता है। तो मेरे पास अब सिस्टम में एक कंपोनेंट है कि दो कंपोनेंट? दो कंपोनेंट है सर। दो कंपोनेंट है, और दोनों कंपोनेंट की वजह से अगर हम फील्ड निकाल दें और उसको सुपर इम्पोज कर दें तो हमको नेट फील्ड मिल जाएगा, क्योंकि फील्ड सुपर पोजिशन फॉलो करता है। मुझे एक चीज बता दीजिए, ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो उसकी वजह से पॉइंट पी पे फील्ड टुवर्ड्स की अवे। अवे। नेगेटिव वाले की वजह से बता दीजिए। नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स। टुवर्ड्स। डायरेक्शंस तो हमने निकाल लिए, अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं पहले का मैग्नीट्यूड निकाल। इस वाले स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट है ये? आउटसाइड की इनसाइड? इस सॉलिड स्फीयर के लिए ये इनसाइड पॉइंट की आउटसाइड पॉइंट? आउटसाइड पॉइंट। तो के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर चलेगा? यस सर। ठीक है। और इसके लिए है के, अच्छा मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो इसलिए वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकालने में साइन लेने की जरूरत नहीं है। के क्यू, यहाँ मैंने एक गलती की, ये आर क्यूब होगा कि 8 r क्यूब होगा, क्योंकि रेडियस 2r है ना। बड़े वाले का रेडियस 2r है, इसका यस सर। रेडियस r। अच्छा, छोटे वाले के लिए कैसा पॉइंट है? छोटे वाले नेगेटिव स्फीयर के लिए ये पी पॉइंट इनसाइड की आउटसाइड? आउटसाइड। आउटसाइड। तो अच्छा, उसके सेंटर से डिस्टेंस बताओ। सी डैश से उस पी पॉइंट का डिस्टेंस बताइए कितना होगा। बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो छोटे वाले स्फीयर का डायमीटर है, इसका मतलब? 5r/2। नहीं, छोटे वाले स्फीयर का डायमीटर 2r है तो उसका रेडियस r होगा। तो 3r में से अपन को r माइनस करना होगा, यानी ये 2r। कोई दिक्कत? अच्छा नो सर, वो आई थॉट कि 2r उसका डायमीटर है। नहीं, बड़े से। 2r उसका रेडियस है। इसलिए तो देखो यहाँ भी 2r यूज किया ना, 4/3 पाई r क्यूब। यस सर। तो इसका फिर बन जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो के रो पाई आर, ये दोनों में कॉमन है, ये बना 32/27। और के रो पाई आर कॉमन है, ये बना 1/3। कौन बड़ा है? कौन जीत रहा है, E1 की E2? E1। E1, क्योंकि ये टर्म डेफिनेटली 1 से बड़ा है और ये टर्म 1 से छोटा है। नेट फील्ड बनेगा, और चूंकि E1 जीत रहा है तो नेट फील्ड बनेगा E1 के डायरेक्शन, विच इज अवे। सॉल्व कर देंगे। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 9, तो ये बनेगा 23/20।
लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। हर्ष, लॉजिक क्लियर है आपको भी? हर्ष, आवाज आ रही है? ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। इन दोनों जगहों पर फील्ड कैलकुलेट करिए, सी और ए पे। और 2r जो है वो रेडियस। वंस यू हैव गॉट द आंसर, जस्ट से यू हैव कंप्लीटेड। आई यहीं पे फिर साथ में सॉल्व कर बोथ ऑफ। या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि क्या आंसर आया है। बस मैं मैसेज, मैं वहाँ वेरीफाई कर।
फिनिश ऑफ इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। और अगर हो जाए तो बता दीजिएगा कंप्लीटेड। सर फर्स्ट वाला का लैम वो डेल्टा R/3 एप्सिलॉन नॉट है क्या? हम्म, सही कह रहे हैं। ईशा, ट्राई टू टेक अ स्नैप और आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो डीएम, ताकि दोनों लोग आप लोग सॉल्व करें तो आंसर डिस्कस ना हो, ठीक है? ओके सर। है ना, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ यू। पॉइंट ए को एक बार चेक करेंगे क्या इसमें? ओके, पहले पॉइंट सी के लिए समझते हैं फटाफट। तो हमारे पास दो सिस्टम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सिस्टम हमारा कंप्लीट स्फीयर का है, और एक सिस्टम हमारा कैविटी का है जो माइनस चार्ज के साथ बन जाएगा। इसका जब आप सी पे देख रहे हैं, तो सी पे बड़े वाले स्फीयर की वजह से फील्ड कितना होगा ये बता दीजिए। पॉइंट जीरो सी पे होगा सर। जीरो होगा, परफेक्ट, क्योंकि वो उसके सेंटर पे है। और छोटे वाले स्फीयर की वजह से वो उसका सरफेस का पॉइंट है, लेकिन उस पे फील्ड बनेगा टुवर्ड्स दी सेंटर, क्योंकि वो नेगेटिव स्फीयर है। तो दिस इज दी टोटल फील्ड एट सी। तो टोटल फील्ड एट सी पे मेरे को सिर्फ माइनस वाले की वजह से मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दें। के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस का पॉइंट है, तो के क्यू बाई खुद के रेडियस का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 पाई बाई 3 के रो आर। और अगर आप चाहें तो के का वैल्यू डाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो बन जाएगा ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। सर आपने यही आंसर दिया था इस साइज का, करेक्ट? यस सर। फाइन, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं ए पे। और ए पे अगर आप देखेंगे तो
जो बड़ा स्फीयर है वो फील्ड बनाएगा अवे, और जो छोटा स्फीयर है वो फील्ड बनाएगा टूवर्ड्स। तो पहले E1 और E2 निकालते हैं। तो बड़े स्फीयर की वजह से K इंटू क्यू, और वो एक सरफेस का पॉइंट है तो रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर, तो ये बन के आएगा अपने पास 8/3 के पाई रो आर। फिर E2 निकालते हैं। हमारे छोटे वाले स्फीयर के लिए ये एक आउटसाइड पॉइंट है जिसका उसके सेंटर से डिस्टेंस मेरे को बता दो पहले, तो वो इम्पोर्टेंट है। उस वाले छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना? 3 आर है सर। 3 r है। और आउटसाइड पॉइंट है तो के क्यू बाई 3 r का स्क्वायर, तो ये बन के आ रहा है 4/27 के पाई रो आर। कौन जीत रहा है, E1 की E2? E1 जीत रहा है सर। E1। तो अगर E1 ज्यादा है तो हमारा नेट फील्ड एट ए भी E1 के डायरेक्शन में होगा, यानी अवे होगा। और उसकी वैल्यू अगर अपने को लिखनी होगी तो हम लिखेंगे 8/3 माइनस 4/27 के पाई रो आर। तो ई ए का वैल्यू देखो हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई, 72 - 4, 68/27 के पाई रो आर। ठीक है क्या? यस सर। राइट। टूवर्ड्स सी की अवे फ्रॉम सी? ए पे अवे फ्रॉम सी। अवे फ्रॉम सी। थोड़ा और इसको समझते हैं। अगर कैविटी के अंदर ही फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे? फील्ड इनसाइड कैविटी। लेट्स से हम एक पी पॉइंट को देख रहे हैं जो कैविटी के अंदर है, जिसका मेन स्फीयर के सेंटर से वेक्टर है R1 वेक्टर, जिसका कैविटी के सेंटर से पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, और मेन स्फीयर के सेंटर और कैविटी के सेंटर के बीच का जो वेक्टर है उसको हम बुला रहे हैं एल वेक्टर। ठीक है। हमें चाहिए फील्ड एट पॉइंट पी। फील्ड एट पॉइंट पी। अगेन मैं अपने सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। एक पूरा बड़ा सिस्टम है और एक कैविटी। बड़ा सिस्टम जो है वो रो डेंसिटी का है, और छोटा सिस्टम जो है वो माइनस रो डेंसिटी का है। बड़ा स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट को जब हम लोकेट करते हैं तो R1 पोजीशन वेक्टर होता है, और जब छोटे वाले से लोकेट करते हैं R2 पोजीशन होता है। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों स्फीयर्स के लिए इस बार ये जो पॉइंट P है ये कैसा पॉइंट है? आउटसाइड है कि इनसाइड है? इनसाइड पॉइंट है सर। इनसाइड पॉइंट है। तो जो बड़ा वाला स्फीयर है
उसके वजह से शायद हम फील्ड लिख सकते हैं डेंसिटी R1 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अभी एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे ना हमने, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। अच्छा, जो कैविटी है उसके वजह से उस फील्ड को लिख सकते हैं। अच्छा, कैविटी की वजह से जब फील्ड लिखोगे तो रो लिखोगे कि माइनस नेगेटिव रो लिखेंगे सर। R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन। तो नेट फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो इन दोनों वेक्टर्स का सुपरपोजिशन कर देते हैं। सुपरपोजिशन रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, R1 माइनस R2 वेक्टर। अच्छा, इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो शायद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से L वेक्टर प्लस R2 वेक्टर को R1 वेक्टर लिखा जा सकता है। L वेक्टर प्लस R2 वेक्टर को R1 वेक्टर लिखा जा सकता है। इसका मतलब है L वेक्टर को R1 माइनस R2 वेक्टर लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि हम ये जो E वेक्टर यहाँ लिखेंगे उसमें R1 माइनस R2 को L वेक्टर बना देंगे। दिस इज फील्ड इनसाइड द कैविटी। एक बार देखिए तो लॉजिक क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, इस फील्ड को देख के आपको क्या लगता है कि ये फील्ड, मैं कोई भी पॉइंट लेता तो उसके पोजीशन वेक्टर्स R1 R2 पे डिपेंड करता है कि उसके इंडिपेंडेंट रहेगा और L वेक्टर पे डिपेंड करेगा? एल वेक्टर पर डिपेंड करेगा सर। तो मैं तो कोई भी पॉइंट ले लूँ कैविटी के अंदर, कहीं भी ले लूँ, वो एल वेक्टर तो सेम है। इसका मतलब एल वेक्टर भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट, 3 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। कैन आई से फील्ड इनसाइड द कैविटी इज कांस्टेंट? यस और नो? यस सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफरेंस है। फील्ड इनसाइड द कैविटी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके। डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट P। ये पूरा चार्ज है और वो छोटा सा स्फीयर कैविटी। टुवर्ड्स सी रहेगा सर डायरेक्शन। हर्ष, आपका क्या जवाब है? म्यूट पे हो आप। क्या जवाब लग रहा है हर्ष? टुवर्ड सी होगा सर।
टूवर्ड्स सी, क्या लॉजिक लगाए हो बताओ। ईशा, क्या लॉजिक लगाया आपने। सर क्योंकि वो लार्जर स्फीयर का फील्ड ओवर पावर करेगा वो कैविटी के इनसाइड वाला उसका पॉइंट से, एंड क्योंकि नेगेटिव चार्ज लार्जर स्फीयर का, तो इसलिए वो टूवर्ड्स ही होगा। और अगर मैं इस पॉइंट को इस स्फीयर के बहुत क्लोज ला के रख देता तो क्या होता। तब भी सर टूवर्ड्स ही होता, क्योंकि फिर तो चार्ज जीरो हो जाएगा वो कैविटी का जो होगा कैविटी पे। कोई और फंडामेंटली कोई फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम इसको वैलिडेट कर सके। मतलब अभी तो हम एक क्रूड अजम्पशन पे बात कर रहे हैं ना कि फील्ड शायद स्ट्रॉन्गर है इसीलिए ऐसा हो रहा है। किसी चीज को यूज करके आप मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। इस वेक्टर को एल वेक्टर कहा गया है, जो मेन स्फीयर के सेंटर को कैविटी के सेंटर से जोड़ता है, वही वाला एल वेक्टर है, याद है। एल वेक्टर। यस सर। अच्छा, जरा ध्यान से देखना। कैविटी के अंदर जो फील्ड होगा वो इस फॉर्मूला पे आएगा। अब मुझे बताओ, हम जिस स्फीयर को देख रहे हैं उसमें जो रो है वो प्लस है कि माइनस डेंसिटी। नेगेटिव है। अगर डेंसिटी नेगेटिव है तो ई और एल का डायरेक्शन सेम होगा कि ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट। इसका मतलब है कि अगर एल वेक्टर ऊपर है तो फील्ड वेक्टर नीचे होगा। डू वी अग्री ऑन दिस। यस सर। तो टूवर्ड्स सी है। टूवर्ड्स सी का मतलब ये डायरेक्शन होता है। टूवर्ड्स सी है कि टूवर्ड्स नेगेटिव जे कैप। टूवर्ड्स सी का मतलब ये डायरेक्शन। ये है कि जे में। टुवर्ड्स सी है सर। ना, सी अगर टूवर्ड्स सी होता तो ये वाला डायरेक्शन डॉटेड लाइन पे आता, दिख रहा है आपको। वो सी पे है कि वो नेगेटिव जे डायरेक्शन में दिख रहा है। नेगेटिव जे कैप सर, नेगेटिव जे कैप। तो ये कहना कि टूवर्ड्स सी है इज नॉट करेक्ट। तो ये करेक्ट आंसर इज इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। एक और देखिए। डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट पी किधर होगा बताइए। सर parallel to the line passing through center and like away from center. नहीं, तो मैं आपको एक लाइन भी दे देता हूँ। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो आप यूनिट वेक्टर के टर्म्स में बता दीजिए। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन सर। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि इस बार जो आपका सेंटर होगा कैविटी का, जब आप उसको ज्वाइन करेंगे मेन सेंटर से तो आपका एल वेक्टर इस डायरेक्शन में है। इस बार जब आप कैविटी के अंदर के लिए ई लिखना चाहेंगे, रो एल बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इस बार स्फीयर का डेंसिटी पॉजिटिव है, तो इसीलिए एल वेक्टर और ई वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। इसका मतलब है पी पॉइंट पे जो ई वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में।
क्लैरिटी है? ठीक है। यस सर। तो टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से सुनो। एक चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर एक कैविटी है जिसका रेडियस दे दिए है, चार्ज स्फीयर का रेडियस दे दिए है, डेंसिटी दे दिए है। इस पॉइंट से रिलीज किया गया है एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है। अब वो किधर मूव करे, कैसे भी मूव कर सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन जब वो कैविटी के वॉल को फर्स्ट बार हिट करता है तो कितने टाइम के बाद करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, ट्राई करेंगे। मैं आंसर देने के पैटर्न को थोड़ा आसान कर देता हूँ। द टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इज रूट ओवर n times m epsilon naught by rho times q. You just need to give me the value of n. That's it.
सर इसका हमको है ना प्रोसेस पता, बट एक्चुअली मैं इसको लिखूं कैसे वो नहीं पता मुझे। ओके, हर्ष क्या अप्रोच है? क्या कर रहे हैं सर फॉर्मूला से? ओके, ओके, 2 मिनट वेट करते हैं, वेट। ईशा, तब तक आप भी सोचो क्या कर सकते हो, लिखने की कोशिश करो एंड देन वी डिस्कस। एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर है बताइए? यही है ना एल वेक्टर। और स्फीयर का जो डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, यानी फील्ड जो है वो भी इसी डायरेक्शन। फील्ड वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा? क्या लगता है? कांस्टेंट होगा सर। कांस्टेंट होगा। और अगर उस फील्ड की वैल्यू निकालनी होती तो शायद हम निकालते रो इनटू एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बता सकते हैं कितना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स? आर का है सर डिस्टेंस। नहीं, ध्यान से इसे, ये पूरा डिस्टेंस 2r है और ये r/2 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस 2r माइनस r/2 होगा ना। यस सर। तो 2r माइनस r/2 यानी 3r/2। तो रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट यानी रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फील्ड। फील्ड अगर ये है तो एक्सेलरेशन होगा q इंटू ई डिवाइडेड बाई मास। so this is acceleration। चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। जब हम इसी लाइन के अलोंग जाएंगे तो हम बताओ अगली बार जब बॉल को हिट करेंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा? हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? आर का डिस्प्लेसमेंट होगा सर। परफेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वेयर। सो टी स्क्वेयर इज, सॉरी, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो टी स्क्वेयर इज 4m एप्सिलॉन नॉट बाई रो क्यू, क्योंकि आर और आर कैंसिल हो गया है, यानी टी इज रूट ओवर 4m एप्सिलॉन नॉट बाई रो क्यू। कंपेयर करो और एन की वैल्यू बताओ। 4 है सर एन का वैल्यू। लॉजिक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैविटी में क्वेश्चंस बना के दे सकता है मैकेनिक्स कंबाइन करके, राइट? ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड।
Let's rewind something very very fast. अगर हमें फील्ड निकालना हो इस पी पॉइंट ओ पॉइंट पे, तो ये करना सही है क्या कि पूरे रॉड के चार्ज को एक पॉइंट चार्ज बना के उसके सेंटर पे रख दें? तो शायद ये डिस्टेंस हो जाएगा A+L/, और फिर फील्ड निकाल दे KQ/R²। सही है कि गलत? गलत है सर। गलत। आपका क्या कहना है ईशा, सही है कि गलत है? गलत है सर। हमने हमने रिजल्ट ऐसे नहीं निकाला था। हमने रिजल्ट निकाला था इंटीग्रेट करके, मतलब चार्ज को पॉइंट चार्ज बना के सेंटर पे प्लेस करके रिजल्ट निकालना तो सही नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपका ध्यान कहीं लाना चाह रहा हूँ। अगर एक हॉलो स्फीयर है और उसके लिए एक बाहर के पॉइंट को अपन देख रहे हैं, तो इस पी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू होता है KQ/R²। अगर हम पूरे चार्ज को उसके सेंटर पे भी रख देते, तो फील्ड का वैल्यू डिफरेंट आता कि सेम आता? सेम ही आता। सेम ही आता। इसका मतलब है इस समय ये कन्वर्जन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर हॉलो स्फीयर की वजह से आउटसाइड पॉइंट देख रहे हैं, तो हम उसको पॉइंट चार्ज बना के सेंटर पे रख सकते हैं कि नहीं रख रख सकते। सकते? रख सकते हैं। अच्छा, तो एक चीज और देख लेते हैं, क्या हर समय रख सकते हैं? ईशा, पी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा हॉलो स्फीयर की वजह से? KQ/r²। ध्यान से देखो, इनसाइड पॉइंट है और हॉलो स्फीयर है। अच्छा सर सर, जीरो जीरो जीरो। जीरो। अगर मैं इस समय भी इसको पॉइंट चार्ज बना के सेंटर पे रखता, तो फिर इस पी पॉइंट पे इस समय फील्ड जीरो आता कि KQ/R² आ जाता? KQ/r² आ जाता सर। तो क्या लगता है कि हम हॉलो स्फीयर को हमेशा पॉइंट चार्ज बना के सेंटर पे रख सकते हैं कि सिर्फ आउटसाइड पॉइंट्स के लिए? सिर्फ आउटसाइड पॉइंट्स के लिए सर। हर्ष अग्री करते हैं इस बात से कि जब तक सिर्फ आउटसाइड पॉइंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, तभी तक सिर्फ उसको पॉइंट चार्ज बना के सेंटर पे रख सकते हैं? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, क्या सॉलिड स्फीयर की भी यही कहानी है? देख लेते हैं एक बार फटाफट। सॉलिड स्फीयर अगर है और आउटसाइड पॉइंट को देख रहे हैं, तो आप लिखते हैं KQ/R², गिवन दिस डिस्टेंस। तो अगर पॉइंट चार्ज भी बना के रखते उसको पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे, तो वो इतना ही बनता है। इसका मतलब हाँ, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो हम सॉलिड स्फीयर को भी पॉइंट चार्ज बना के सेंटर पे रख सकते हैं, लेकिन इनसाइड पॉइंट के लिए देखते हैं क्या होगा। इनसाइड पॉइंट की जब बात करोगे, तो ओरिजिनल रिजल्ट ये है, लेकिन जब इसको पॉइंट चार्ज बना के सेंटर पे प्लेस करके कोशिश करोगे, इस बार रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं हो रहा।
इसका मतलब है when we are analyzing outside points, we can convert solid and hollow spheres into point charge and place them at center. But we cannot do that for while analyzing inside points. While analyzing inside points. Are we clear with this statement? ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर को हमेशा पॉइंट चार्ज मत बनाइएगा। जब आप उसको आउटसाइड पॉइंट्स के लिए देख रहे हैं तभी उसको पॉइंट चार्ज बनाइएगा, इनसाइड पॉइंट्स के लिए मत बनाइएगा। और ये दोनों रिजल्ट केस में जनरलाइज सर इनसाइड पॉइंट्स कलर नहीं कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते हैं। और इस रिजल्ट को यूज करके ये कभी जनरलाइज मत करिएगा कि हॉलो स्फीयर को कर सकते हैं आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, तो रॉड के भी बाहर के पॉइंट के लिए हम उसको भी पॉइंट चार्ज बना सकते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ सॉलिड और हॉलो में कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट मैच करता है। फाइन, ठीक है। हाँ सर। ईशा, ईशा क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, ठीक है, आज ना यहीं तक रखते हैं। कल सुबह क्लास रहेगी। भेज